जितनी भी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, गौर से सुनना क्योंकि ये बातें जितना जल्दी समझ जाओगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाओगे अपनी लाइफ में मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। मेरे सारे वीडियोज़ को आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हो एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं हर एक कमेंट चेक करता हूँ अपने सारे ही वीडियोज़ के ऊपर। इनमें एक कमेंट तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखने मिलता है, चाहे मेरी चैनल की बात करो या किसी और चैनल की भी, कि प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो या फिर एक अच्छा पोर्टफोलियो सजेस्ट कर दो। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक हद तक ठीक है कि चलो आप किसी नॉलेजेबल पर्सन का ओपिनियन लेना चाहते हो, लेकिन जब तक आप ओपिनियन लेना चाहते हो तब तक ही ठीक है। अगर आप ब्लाइंडली उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से ही इन्वेस्ट करने चले जाओगे, तो वहाँ आप काफ़ी सारी गलतियाँ कर बैठोगे, ये आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे में मेरी भी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको एक सही गाइडेंस दे पाऊँ। पर यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स के कमेंट्स भी आते हैं, चलिए उन पर ध्यान देते हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स देखने मिलते हैं कि भैया मेरी एज 16 ईयर्स है, 17 ईयर्स है, 19 ईयर्स है और मैं अभी 100 रुपीज़ की एसआईपी यहाँ-यहाँ कर रहा हूँ, 500 रुपीज़ की एसआईपी इन 3-4 फंड्स में कर रहा हूँ। क्या करना चाहिए, फंड्स चेंज करने चाहिए या नहीं? लेट्स डिस्कस मोर ऑन दिस थिंग। चाहे आप एक यंगस्टर हो या फिर आपकी एज ज़्यादा है, आपने ऑलमोस्ट सारे ही फाइनेंस चैनल्स के ऊपर ये चीज़ सुनी होगी कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, जितना जल्दी हो सके उतना अर्ली इन्वेस्टिंग शुरू कर दो। बट यहाँ पर एक चीज़ वो आपको नहीं बताते हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली इज राइट, बट स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली व्हेन यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू इन्वेस्ट। अगर आप गरीब हो तो आप इन्वेस्ट करके अमीर नहीं बन सकते। आपको अगर इन्वेस्टिंग से भी अमीर बनना है तो आपको पहले खुद एक लेवल तक अमीर बनना पड़ेगा। आपको वो सफिशिएंट फंड्स चाहिए होंगे। मेरे भाइयों, अगर तुम 100 रुपीज़ की एसआईपी, चलो मान लो 5 फंड्स में भी कर रहे हो, तो तुम महीने की 500 की एसआईपी कर रहे हो, ठीक है। साल का हुआ 6,000, तुमने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अगर वो चलो डबल भी हो गया, मान लो डबल हुआ, तो भी वो 12,000 रुपीज़ ही बनेगा, जो कि अभी भी काफ़ी छोटा अमाउंट है। अब चलिए वापस आते हैं रियलिटी में। अगर आप साल के 20% रिटर्न्स भी जनरेट करते हो, लेट्स गो विथ 500 रुपीज़ एसआईपी, आपने 5 साल तक कंटिन्यू 500 रुपये की एसआईपी करी, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा इन 5 सालों में, वो हो जाएगा 30,000 रुपीज़। 20% इंटरेस्ट मान लेते हैं कि आपने इतना सीएजीआर जनरेट कर लिया 5 सालों में, तो भी उसके बाद आपको रिटर्न्स कितने मिलेंगे? 20,000 रुपीज़। यानी ओवरऑल आपकी करंट वैल्यू हो जाएगी 50,000 रुपीज़। लेकिन ये 20,000 रुपीज़ कमाने के लिए जो आपने 20% रिटर्न्स जनरेट किए हैं, वो 20% रिटर्न्स जनरेट करने के लिए आपने कितना रिस्क लिया होगा, वो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि 20-30% का सीएजीआर 5 इयर्स के लंबे ड्यूरेशन में जनरेट करना आसान बात नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लगेगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप इतना सारा टाइम देने के बाद, इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद, अपनी पूरी डेडिकेशन इन 5 सालों में इन्वेस्टिंग को देने के बाद आपने 20% रिटर्न्स जनरेट कर लिए, तो भी आपके हाथ में उस मेहनत का कितना अमाउंट वापस आएगा, वो होगा 20,000 रुपीज़। इज़ दैट वर्थ इट? देखो, मैं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। बल्कि मेरा खुद का चैनल भी इन्वेस्टिंग के ऊपर ही बेस्ड है। मेरे 90% वीडियोज़ इन्वेस्टिंग के रिलेटेड ही है, जहाँ पर मैं आपको इन्वेस्टिंग के लिए मोटिवेट करता हूँ। लेकिन आज ये चीज़ शेयर करना आपके साथ काफ़ी ज़रूरी है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप छोटा अमाउंट डालोगे, वो डबल भी हो गया काफ़ी सारी मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने के बाद, तो भी वो अमाउंट छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर सिर्फ 10% रिटर्न्स भी जनरेट कर लिए ना, वो 10% का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपने काफ़ी सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स की चैनल पर ये कंपैरिजन ज़रूर देखी होगी कि राम अपनी इन्वेस्टिंग 18 की एज से शुरू करता है, फिर श्याम अपनी इन्वेस्टिंग अपनी 26 या 27 की एज से शुरू करता है और एंड में दोनों के रिटर्न्स में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। लेकिन ये चीज़ हर केस में वैलिड नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दूसरा केस दिखाता हूँ कि चलिए मान लीजिए राम और श्याम दोनों ही सेम डेट को अपना एसआईपी शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और जब से उन्होंने एसआईपी अपना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने साथ में इन्वेस्टिंग भी सीखना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपना पैसा लगाया है, तो वो उसके बारे में सीखेंगे, समझेंगे कि कहाँ पैसा डालना है, कहाँ नहीं डालना है। तो दोनों के पास सेम स्किल सेट आ गई, दोनों अपना सेम डेडिकेशन दे रहे हैं, सेम टाइम दे रहे हैं सीखने के लिए चीज़ें, और दोनों के पास इतनी स्किल्स आ चुकी है कि वो 30% आरओआई जनरेट कर पाए ईयर ऑन ईयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है दोनों के इन्वेस्टिंग अमाउंट में। दोनों ने एसआईपी सेम डेट को शुरू किया, लेकिन राम का यहाँ पर इन्वेस्टिंग अमाउंट है मंथली एसआईपी 25,000 रुपीज़, वहीं श्याम सिर्फ 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है मंथली। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कंपैरिजन दिखाता हूँ। राम अगर अपनी 25,000 की मंथली एसआईपी के ऊपर 30% रिटर्न जनरेट करता है अगले 10 सालों तक, तो जो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 30 लाख रुपीज़।
और उसके ऊपर जो उसके टोटल रिटर्न्स बनेंगे वो होंगे 1,58,00,000 रुपीज। लेट मी शो यू दिस नंबर्स फॉर श्याम। श्याम यहाँ पर 500 रुपए की मंथली एसआईपी कर रहा है, तो जो उसका 10 ईयर्स के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 60,000 रुपीज, और उसने जो लास्ट में टोटल रिटर्न्स जनरेट किए होंगे उसकी वैल्यू होगी सिर्फ 3,16,000 रुपीज। 1,58,00,000 के रिटर्न जनरेट किए राम ने, और श्याम सेम स्किल सेट, सेम टाइम देने के बाद, सेम डेडिकेशन देने के बाद सिर्फ वो जनरेट कर पाया 3,00,000 रुपीज। आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो, वेयर इज 3,00,000 एंड वेयर इज 1,58,00,000 रुपीज। एंड यहाँ पर मान लीजिए कि चलो राम के पास श्याम के कंपैरिजन में कम स्किल सेट था, वो 30% नहीं बल्कि 15% CAGR ही जनरेट कर पाया। उसने अपना ज्यादा टाइम नहीं दिया चीजें सीखने में, वो बस पैसिव इन्वेस्टिंग करता रहा किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर, और उसने 15% का ROI जनरेट किया। तो 15% के ROI के साथ भी जो उसके रिटर्न्स बनेंगे, उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट लास्ट में होगा 30,00,000 रुपीज, और जो उसने रिटर्न्स जनरेट कर लिए होंगे उसकी वैल्यू होगी 38,00,000 रुपीज। ये रिटर्न्स है, मैं उसके करंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा। तो 15% ROI के साथ भी उसने 38,00,000 रुपीज के रिटर्न्स जनरेट करे हैं, और यहाँ पर शाम का 30% ROI फिर भी लास्ट में 3,00,000 रुपीज ही जनरेट हो रहे हैं। सो ऑल आई वांट टू से इज डोंट जस्ट चेज हाई रिटर्न्स। ज़रूर हाई रिटर्न्स कैसे जनरेट करने हैं इसके बारे में सीखो, ये ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना। उसके ऊपर भले ही आप फिर थोड़ा सेफ प्ले करके कम रिटर्न्स जनरेट कर रहे हो, लेकिन अपनी एक्टिव इनकम सोर्स बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा तो आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे उसके साथ। यू नीड टू इन्वेस्ट मोर टू अर्न मोर रिटर्न्स, वेयर इट डजंट मैटर हाउ मच रिस्क यू आर टेकिंग। अगर आपकी एज 25 से ज्यादा है तो आपका क्लियर गोल यही होना चाहिए कि ज्यादा इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करो। ये गोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कम इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करो। स्टॉक मार्केट में जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने आते हो, अपनी एक्सपेक्टेशंस रियल रखो। ऑब्वियसली चीज़ें सीखते रहो, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस ओवर द टॉप नहीं लेके जानी है कि हर साल आपको 40%, 50%, 60% के CAGR आराम से मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब जो लोग मेरी एज ग्रुप के हैं, यानी अपने 20s के बिगिनिंग में है, या फिर जो बच्चे फिलहाल कॉलेज में हैं, 16-17 साल के, जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, भाइयों तुम सबको मैं बता दूं कि ऑफकोर्स ये नॉलेज गेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टिंग के बारे में, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होता है, बट इसमें इतना ज़्यादा भी मत डूब जाओ कि आप सिर्फ हाई रिटर्न्स ही चेज करने लगो। डोंट जस्ट चेज हाई रिटर्न्स ऑन स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। इस एज के अंदर आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट भी करोगे वो अमाउंट बड़ा होना चाहिए। आपको पहले अपनी एक्टिव इनकम सोर्स बढ़ानी है। मेरे भाई, अगर तुम अपने टीनेज में हो तो अपना टीनेज बर्बाद मत करो ये 200-400 रुपए की SIP के चक्कर में। Instead of that, gain experiences, use that money to gain experiences और learn something। आप जो भी फील्ड में हो, जो भी सीख रहे हो, उसके कोर्सेज में या तो इन्वेस्ट कर लो, उसके बारे में और नई चीज़ें सीखो, जिससे कि जब आप जॉब में एंटर करो तब शुरू में ही आपको एक बड़ी सैलरी मिले, आपके पास स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हो। एक्सपीरियंस के पीछे पैसा डालो, या फिर अगर दोस्तों के साथ भी बर्बाद कर रहे हो तो करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप नए दोस्त, नए कनेक्शंस अपनी 25 की एज तक ही बना पाओगे। 16 से 25 की एक ऐसी एज होती है जहाँ पर आप काफ़ी सारे लोगों से मिलते हो। अगर वहाँ पर आप नए कनेक्शंस बनाते हो तो वो हो सकता है आपको आगे जाके काफ़ी ज़्यादा काम आए। इन काम आए ना आए ये तो चलो सेकंड फैक्टर है, लेकिन ये एज एक बार चली गई तो वापस लौट के नहीं आने वाली। जितनी मस्तियाँ, जितनी गेड़ियाँ मारनी है, जो भी कुछ आप इस एज में कर पाओगे, 25 के बाद जाकर आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बहुत सारे प्रेशर्स आने वाले हैं। सो अभी अगर एन्जॉयमेंट में भी पैसा खर्च करना चाहते हो तो करो। जितने भी इन्फ्लुएंसर से आप ये चीज़ें सुन रहे हो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज़ नॉट वैलिड फॉर एवरीवन। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपको समझना पड़ेगा आप किस एज ग्रुप में हो, आपकी बाकी लायबिलिटीज़ क्या है। हर एक की फैमिली कंडीशंस डिफरेंट होती है, हर एक की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। आपको उस हिसाब से डिसीजन लेना है। आप जब तक मंथली 3 से 4 हज़ार रुपए की SIP करने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक अपनी एक्टिव इनकम सोर्स को बढ़ाने में ही टाइम दो। उतना तो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड ही है अगर आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है। तो मंथली आपको 3 से 5 हज़ार की SIP करनी ही पड़ेगी। जब तक उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते, इन्वेस्टिंग में अपना टाइम देना छोड़ दो। सीखो, ज़रूर सीखो, बेसिक्स पता होने चाहिए, बट ऐसा नहीं कि पूरा दिन वही वीडियोस देखे जा रहे हो, उसी के बारे में देख रहे हो कैसे अपने पैसे को डबल किया जाए। अब 100-200 रुपये SIP डाल के अगर उस पैसे को डबल कर लोगे, उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। वो अमाउंट एंड में छोटा ही रहेगा, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होगा। सो या अगर आप अपनी टीनेज में हो और चलो 3-4 हज़ार की SIP आप कर पा रहे हो अपनी टीनेज में, तो ज़रूर करना चाहिए। वो हो सकता है आपको आगे जाके काम भी आ जाए, लेकिन ये 3-4 हज़ार रुपये भी आपके बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको ज़रूर करने हैं फ़िलहाल। उसके बाद अगर बच रहे हैं तो आपको करना है, बट अगर लास्ट में आपके पास 100-200 रुपये बच रहे हैं SIP के लिए, बोल ही जाओ इन्वेस्टिंग के बारे में। थोड़ा लेट सीख लेना, ज़रूरी नहीं है जल्दी सीखना।
बट अगर लेट भी थोड़ा सीख के ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। आपकी कोई भी गाड़ी पीछे नहीं छूट रही। एंड जो अपने 20s के बिगिनिंग में है, जिस भी इन्फ्लुएंसर से आप ये चीज़ें सुन रहे हो कि इन्वेस्ट 80% ऑफ योर सैलरी, ये प्रैक्टिकली सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सबका सैलरी अमाउंट सेम नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है दैट्स ग्रेट, यू शुड इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन। लेकिन अगर वो अमाउंट ही काफ़ी कम है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस इस चीज़ पे नहीं देना है कि इनकम एक्सपेंसेस कैसे मेंटेन करूँ और कैसे मैं अपने रिटर्न्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करूँ। इस चीज़ पर स्ट्रेस लेने से अच्छा अपनी एक्टिव इनकम सोर्स कैसे बढ़ानी है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालो, उस चीज़ पर फोकस करो। क्योंकि हर एक की फैमिली कंडीशन अलग होती है, हर एक के एक्सपेंसेस अलग होते हैं। कुछ लोगों के एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा होते हैं कि लास्ट में कुछ भी नहीं बचता, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने फैमिली एक्सपेंसेस में ही देना पड़ता है। उसके बाद वो कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं कि भाई मैं तो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहा। इट्स फाइन। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ है, उसमें से 9,000 रुपये आपके जा रहे हैं या फिर सारे के सारे जा रहे हैं, लास्ट में आप सिर्फ 100-200 रुपये बचा पा रहे हो, तो वो भी इन्वेस्टिंग के बारे में मैं तो बोल रहा हूँ मत सोचो। क्योंकि वो 100-200 रुपये बढ़ाने में जो आपको टाइम देना पड़ेगा इन्वेस्टिंग सीखने में, वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर उतना ही टाइम आप उसी 10,000 रुपये की इनकम को बढ़ाने में दोगे तो हो सकता है उतना ही टाइम देके वो 10,000 की इनकम आपकी 20 या 25 या 30-50 जितनी हो जाए। अगर फ्यूचर में ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आपको अपनी एक्टिव इनकम सोर्स को बढ़ाना पड़ेगा यंग एज में। वहाँ पर आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे ज़्यादा, उतने ही ज़्यादा आपके पैसिव रिटर्न्स जनरेट होंगे फ्यूचर के अंदर। और उसके लिए आपको एक्सपेंसेस कम रखने पड़ेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्सपेंसेस को कम रखना आपका गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्टिव इनकम सोर्स बढ़ाना आपका गोल होना चाहिए। जितने एक्सपेंसेस मिनिमम लगने वाले हैं वो तो लगेंगे ही, आप चाहकर भी कम नहीं कर पाओगे, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो आपके हाथ में है वो है अपनी एक्टिव इनकम सोर्स को बढ़ाना, तो उस चीज़ पे ध्यान दो। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ हो, बट इसका कंक्लूजन मैं यही देना चाहता हूँ कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियोज़ में अगर कुछ भी चीज़ सुनते हो, पहले अपना एज ग्रुप समझो, अपनी फैमिली कंडीशन समझो, अपने इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में प्रॉपरली समझो, अपने रिस्क प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। अगर आप किसी से अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू भी ले रहे हो या फिर उनसे एक पोर्टफोलियो मांग रहे हो कि बता दो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं करती। इसलिए लोग कहते हैं कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र फर्स्ट। किसी भी इन्फ्लुएंसर की कोई भी कही गई बात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। हम इन्फ्लुएंसर्स जब भी कोई सजेशन देते हैं वो इन जनरल पब्लिक को दिमाग में रख के देते हैं। हो सकता है वो चीज़ सभी के लिए सूटेबल ना हो। ये डिसीजन आपको लेना आना चाहिए कि क्या वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं, क्या वो चीज़ आपकी लाइफ में अप्लाई होनी चाहिए या नहीं, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड या आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस था, इसलिए मैंने शुरू में सब्सक्राइब करने को भी नहीं कहा, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बिना सब्सक्राइब किए जाना है। अगर मेरी चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे बाकी सारे वीडियोस ज़रूर चेकआउट करना। अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो पर लाइक ड्रॉप कर देना अगर इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो या फिर सीखने मिला हो। एंड मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना, आप क्या सोचते हो इन चीज़ों के बारे में। अगर आप मेरी किसी भी कही गई बात से डिसएग्री भी करते हो तो मुझे लॉजिकल रीज़न ज़रूर देना कमेंट्स के अंदर। मैं सारे ही कमेंट्स पढ़ता हूँ और हो सकता है आपके कमेंट्स देखकर बाकी ऑडियंस को भी कुछ नया सीखने मिले। एंड ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और खास करके टीनेजर्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी अपनी लाइफ में सही डिसीजंस ले पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।